हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने पॉलिटी का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे जो फर्स्ट वीडियो थी उसी का ही एक्सटेंशन है। उसमें हमने चार्टर एक्ट 1853 तक पढ़ लिया था, यानी हमने अपना पूरा कंपनीज रूल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के बारे में, यानी 1858 के एक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट वीडियो जाके देख लो, क्योंकि ये ऑब्वियसली सेकंड वीडियो जो है उसका एक्सटेंशन है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो है उससे लिंक रहेगी, तो आपको ये वीडियो समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो आगे बढ़ते बिना किसी देरी के स्टार्ट करते। तो अब हमारी बात आती है क्राउन रूल या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल, जो जो हमारा स्टार्ट होता है 1858 से 1947 तक। तो सबसे पहले हमारा जो एक्ट आता है वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। तो एक अपनी अच्छी इमेज इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने इस एक्ट को बोला गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो सबसे पहले तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया और उसकी जितनी भी पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी के उसको ट्रांसफ़र कर लिया गवर्नमेंट की तरफ। मतलब उसकी जितनी भी पावर्स थी, टेरिटरीज थी, रेवेन्यूज़ थे, अब सारे के सारे ब्रिटिश क्राउन के पास होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी अब कुछ भी नहीं रहा। और सेकेंडली इसने ये किया, इसने जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसका नाम चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया। और वाइसरॉय जो थे वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश क्राउन के, और लॉर्ड कैनिंग थे हमारे फर्स्ट वाइसरॉय। जैसे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड, बताइए नीचे कमेंट करके, ठीक है। और सेकंड इन्होंने ये किया, इन्होंने डबल गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश की थी उसको अबॉलिश कर दिया। जो डबल गवर्नमेंट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इस्टेब्लिश हुई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसका काम था कमर्शियल अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना, उस सिस्टम को इन्होंने अबॉलिश कर दिया। इन्होंने एक नया ऑफिस क्रिएट किया जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको कंप्लीट अथॉरिटी थी और कंट्रोल था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था और वो अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की असिस्टेंस के लिए इस एक्ट ने एक काउंसिल ऑफ इंडिया का भी गठन किया, जिसमें 15 मेंबर थे। और काउंसिल जो थी एक एडवाइजरी बॉडी थी जो एडवाइस देती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था चेयरमैन था उस काउंसिल का। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सबसे पहले इस एक्ट ने आते ही इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में एसोसिएट कर दिया, जिसकी वजह से वाइसरॉय को अब कुछ इंडियंस जो है नॉमिनेट करने पड़ेंगे एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसलिए 1862 में उस टाइम के वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। सेकेंडली इसने क्या किया, इसने इनिशिएट कर दिया डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस। कैसे? जो लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई थी बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी थे, उसको वापस इन्होंने लौटा दिया। जैसे 1773 के एक्ट में क्या हुआ था, उसमें मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट कर दिया था, और चार्टर एक्ट 1833 में उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई थी। तो इस एक्ट ने 1861 के एक्ट ने उन दोनों एक्ट को रिवर्स कर दिया। इसने नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश करने के लिए भी बात कही, जैसे बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब में कि नई लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश हो, तो उसके अकॉर्डिंगली 62, 66 एंड 97 में इस्टेब्लिश कर दी गई। इसने पोर्टफोलियो सिस्टम को भी रिकॉग्निशन दिया। पोर्टफोलियो सिस्टम होता है जैसे डिपार्टमेंट्स बना देना। अब सारा का सारा जिम्मा जो है वाइसरॉय के हाथ में नहीं है कि पूरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाइसरॉय को ही संभालना है, नहीं। ये डिपार्टमेंट कुछ किसी और बंदे के हाथ में, ये डिपार्टमेंट किसी और बंदे के हाथ में। अरे जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना पूरा इंडिया का कामकाज संभालता है। उसने क्या कर रखा है, उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री बना रखी है, डिफेंस मिनिस्ट्री बना रखी है, होम मिनिस्ट्री बना रखी है। तो इसे पोर्टफोलियो सिस्टम होता है। और इसने इस एक्ट ने क्या किया, वाइसरॉय को एम्पावर कर दिया कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हो, और उस ऑर्डिनेंस की लाइफ होगी मात्र 6 महीना। आगे बढ़ते। अगला एक्ट आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस एक्ट ने एडिशनल मेंबर्स बढ़ा दिए गए, मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी बरकरार रखी। मतलब दोनों जो काउंसिल हमारी सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसमें नंबर बढ़ गए, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के बढ़े हैं, ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी बरकरार है, ठीक है। और इन्होंने पावर दे दी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, किस चीज़ की, कि भैया बजट डिस्कस कर सको और आप क्वेश्चन भी कर सको एग्जीक्यूटिव को, तभी तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर के। यही तो फंडा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का।
अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक लक्ष्मीकांत में चैप्टर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तब उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल में क्या फ़र्क होता है, इंडिया के पास पार्लियामेंट्री क्यों है, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं फिलहाल, इन्होंने नॉमिनेशन किया सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, कहाँ पे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉमिनेशन होगा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, वो करेगा वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉमिनेशन होगा वो करेगा गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। तो इस एक्ट ने एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविज़न बना दिया इलेक्शन के यूज़ का, लेकिन कभी भी इलेक्शन वर्ड का यूज़ नहीं किया। मतलब 1892 से इलेक्शन होना शुरू हो गए थे, लेकिन कभी भी इस नॉमिनेशन के लिए, इस एडिशनल मेंबर्स के लिए कभी भी इलेक्शन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला एक्ट आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस एक्ट को मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, जिसमें हमारे मोरले साहब जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो थे हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज़ बढ़ा दिया, बहुत सेंट्रल एंड प्रोविंशियल का, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या बढ़ गई 16 से 60, 16 से 60 हो गई। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो संख्या थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी, किसी में कितनी हो सकती है, किसी में कितनी हो सकती है। इसने क्या किया, ऑफिशियल मेजोरिटी तो बरकरार रखी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन इसने अलाउ कर दिया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहे तो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रख सकती है, चाहे नहीं रख सकती, वो उनकी मर्जी है। और मेंबर को भी अलाउ कर दिया क्या कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सको, रेजोल्यूशन मूव कर सको, किस पे, बजट पे। जैसे हमने पिछले एक्ट में पढ़ा था ना कि बजट को डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव को, तब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसने क्या किया, इंडियंस को एसोसिएट किया विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स, जिसमें हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो एक लो मेंबर थे, वो फर्स्ट इंडियन बने वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव को काउंसिल को ज्वाइन करने वाले। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब है, इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब मुस्लिम जो है सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे पाएंगे। और ऐसा प्रोविज़न, मतलब ये कैसे सोच के लाए, इससे इसने और डिवीज़न बढ़ा दिया। जो हिंदू मुस्लिम का जो डिवीज़न पहले से थोड़ा था वो और ज़्यादा बढ़ गया इस एक्ट की वजह से। तो इसलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। और इसने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी दी, किसको, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटी को एंड जमींदार्स को। अगला एक्ट पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम अपना ऑब्जेक्टिव दिखाया कि उनका ऑब्जेक्टिव है धीरे धीरे करके रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना इन इंडिया। इसलिए उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 एनेक्ट किया, जो एक्चुअल में 1921 में फोर्स में आया। इस एक्ट को हम मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, जिसमें हमारे मोंटागू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चैम्सफोर्ड हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इसने सबसे पहले क्या कर दिया, इसने सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया। मतलब सेंट्रल सब्जेक्ट्स अलग है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अलग है। सेंट्रल सब्जेक्ट्स में सेंटर अपने नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में प्रोविंसेस अपने कानून बनाएगी। इसने फर्दर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में दो पार्ट डिवाइड कर दिए, मतलब ट्रांसफ़र एंड रिजर्व। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स वो हो गए जो गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर एंड रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स वो है जो गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे मिनिस्टर की मदद लेंगे, और उस डिसीजन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल पे, ठीक है। और रिजर्व सब्जेक्ट्स वो है जो गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, ठीक है, और किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, जो वो रिजर्व सब्जेक्ट्स में डिसीजन लेंगे। तो इस तरह इन्होंने एक डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस, जिसको डायरची भी बोलते हैं, वो एक तरह से इस्टेब्लिश कर दी। मतलब डबल रूल, ट्रांसफर्ड और रिजर्व का। लेकिन डायरची कहाँ करी है, प्रोविंसेस में करी है, सेंटर में नहीं करी। ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे आएगा भी। डायरची भी प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश हुई है, सेंटर में नहीं हुई है। और इसने फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस को भी कंट्री में चालू कर दिया। ये ध्यान रखना, बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस। अभी तक तो इनडायरेक्ट होते थे, ठीक है। तो अपर हाउस, लोअर हाउस, ठीक है, इसी का मतलब बाईकैमरलिज्म है। और मेजोरिटी जो थे दोनों हाउसेस के, वो इलेक्ट होते थे बाय डायरेक्ट इलेक्शन। और इसने क्या किया, वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जिसके फर्स्ट मेंबर कौन थे, हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, उसमें से
उसमें 6 मेंबर थे, उसमें से 3 जो होंगे अदर देन कमांडर इन चीफ वो इंडियन ही होंगे। और इसने जो मोरले-मिंटो रिफॉर्म्स थे उसमें जो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम आया था मुस्लिम के लिए उसको बढ़ा दिया, और अब सिख के लिए भी लिया है, एंग्लो इंडियंस के लिए भी लिया है, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए भी लिया है और यूरोपियंस के लिए भी लिया है। जितना हो सके इन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश करी। आगे इन्होंने एक वोटिंग का सिस्टम दिया लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को। किसके बेसिस पे? जो ज़्यादा पैसे वाला है, जिसके पास ज़्यादा शिक्षा है, जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, सिर्फ उसी को वोट डालने का अधिकार। इन्होंने हाई कमिश्नर ऑफ फॉर इंडिया इन लंदन का भी इस्टेब्लिश किया, और उसमें उसको कुछ फंक्शंस दे दिए गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम अब हल्का हो गया। इन्होंने सीपीएससी यानी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन किया 1926 में, जो सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करेगी। इसने प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को अलग अलग कर दिया, मतलब अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को भी अधिकार हो गया कि हम अपना बजट खुद ही एनेक्ट करेंगे। अब हमको सेंटर से अनुमति, मतलब सेंटर अब हमारा बजट एनेक्ट नहीं करेगी, अब प्रोविंसेस खुद अपना बजट एनेक्ट करेगी। इसने आगे एक स्टैट्यूटरी कमीशन का भी अपॉइंटमेंट करने की बात कही, जो हर 10 साल में आके देखेगा कि जो पिछला एक्ट आया था उसका काम कैसे चल रहा है, उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है और क्या काम करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 बचे हैं, और कम्युनल अवार्ड है, पूना पैक्ट है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, मैं छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो, आप बोर ना हो ज़्यादा। और चाहूँ तो मैं इसको एक ही वीडियो में निपटा सकता था, सारे रेगुलेटिंग एंड चार्टर एक्ट डाल के उनको शॉर्ट में निपटा के, लेकिन उसका करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बनेगा नहीं। आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे तो इतने सिंपल नहीं होते कि वो पूछ लेंगे कि मोरले-मिंटो रिफॉर्म्स में कम्युनल इलेक्टोरेट कब आया। आ भी सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो इतने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं इसलिए हर एक एक्ट के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप इसको खुद समझ सके, आप ये जो मैंने नोट्स दिए इसको देख सके, उसको खुद समझ सके और इसके बेसिस पे क्वेश्चन करे। क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे, इतने डायरेक्ट नहीं आएंगे, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और ज़्यादा शॉर्टकट मत अपनाइए, कई यूट्यूब में वीडियोस ऐसी है जो काफ़ी शॉर्ट में निपटा रही है, उससे आपके क्वेश्चन नहीं बनने वाले, उनको देखने या ना देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप भले ही टाइम लगाइए एक वीडियो को देखने में, पर ऐसा देखिए कि आपसे सारे क्वेश्चन लगभग उसके बन जाए। वीडियो भी देख ले शॉर्ट में और क्वेश्चन भी नहीं बने तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। खैर, आज हमने पढ़ा सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सेकंड हमने पढ़ा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, थर्ड हमने पढ़ा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, फिर हमने पढ़ा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, फिर हमने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।